नमस्ते भाइयों। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है। भाई हम लोग फिर से दोबारा जुड़ रहे हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं आ पाए हम। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो टॉप 15 क्वेश्चन है एसएससी जीडी में बार बार रिपीट होते हैं उसको हम लोग लगाएंगे, जो कि इस रोज आ भी रहे हैं और इसी पे केवल डाटा बदल बदल के आ रहा है और बार बार आ रहा है हर शिफ्ट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी को। और यूपी पुलिस का जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे और कैंपेन चल रहा है और जो कि इको गार्डन में भी चल रहा है, मैं आशा करता हूं कि उसमें आप लोग अच्छे से भागीदारी ले रहे होंगे और ट्वीट कर रहे होंगे, सरकार को दिशा निर्देश दे रहे होंगे री एग्जाम के लिए। भाई बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है, ये सब जानता है। तो आप उस कैंपेन में खुद को बचाते हुए करते रहिए, कोई किसी को हानि ना पहुंचे। सरकार के किसी भी जो जान माल का होता है कहते हैं ना, उसको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अपना हर एक तरीके से ध्यान रखते हुए आप उस चीज को करते रहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए बिना किसी नुकसान के। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता रहता है भाई, बोले ये है क्वेश्चन कि 37-55 का कितना प्रतिशत है। 37-55 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल भाई बार बार आ रहा है एग्जाम में और आगे भी आता रहेगा। 37-55 का यहाँ हम बेस वैल्यू पता करते हैं कि हमारी बेस वैल्यू क्या है इसमें। तो बेस वैल्यू भाई आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें लिखा रहता है तुलना जिससे की जाती है वही हमारी बेस वैल्यू कहलाती है। इसमें 37-55 का तुलना किससे की जा रही है, 55 का, यानी 55 से इस पे तुलना की जा रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बेस वैल्यू कहलाएगी। या फिर कभी कभी दिया रहता है कि 37-55 से कितना कम है या कितना प्रतिशत अधिक है, ये भी इसमें सवाल दिया रहता है। तो से या का इसमें जो तुलना किया जाता है वही हमारी बेस वैल्यू कहलाती है। तो हमारी बेस वैल्यू हम देख चुके हैं कि हमारा कितना है, 55। तो जो बेस वैल्यू हमने भाई जब पढ़ाया था तो बताया था बेस वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, तो बेस वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। कहाँ, नीचे 55। और जिसकी तुलना की जाती है वो कहाँ लिखा जाता है, वो ऊपर लिखा जाता है। तो हमारा 37 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। और हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इनटू 100%। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, 5 से काटेंगे, ये 11 बार में और ये कितना 20 बार में। ऊपर गुणा करेंगे भाई 20 का, 37 दूनी 74, 740 और बटे कितना है 11। अब इसमें भाग देंगे, भाग देने पर के बाद हमारा तुरंत क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 11 का भाग 74 में देंगे तो 7 बार नहीं जाएगा, 11 7 77 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार लेके जाएंगे, 11 6 का 66। 11 6 का 66 और कितना बचेगा भाई, 74 में से 66 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 80 हो गया। 11 7 77, उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे तो देखेंगे इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन, यही हम देख लेंगे कि काफी ऑप्शन दूर दूर है, तो एक ही ऑप्शन दिया है 67, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कितना है, 67.27%। हमसे बोला है कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही मान बताइए, कितना, 67.2%, 27%। आगे चलेंगे, यदि x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का 25% है, तो y x का, यहां भी देखिए भाई किससे तुलना की जा रही है, हमें बेस वैल्यू क्या लेनी है, तो हमें हमेशा क्या, जो हमारा x का यानी x का, तो का दिया है किसका, x, तो हमें बेस वैल्यू यानी नीचे लेना होगा किसको, x को। तो आइए यहां देखते हैं, x माइनस वाई का यानी गुणा होता है का 85% किसके बराबर है, तो ये बराबर है x प्लस वाई इंटू 25% के। ये आपस में क्या है भाई, तो ये दोनों बराबर है। परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा और उसके बाद यहाँ 25 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। यहाँ देखेंगे इधर 85 है और इधर 25 है, किससे कटेंगे दोनों भाई, तो 5 से कट जाएंगे। ये 17 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, तो कितना आया, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 बचा, गुणे में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना, 17x माइनस 17y बराबर, यहाँ x प्लस वाई इंटू 5 है तो अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 5x प्लस 5y।
x को x के तरफ और y को y के तरफ, तो 17x और ये इधर प्लस है और तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। तो 17 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 12 और क्या x बराबर, जब ये y इधर जाएगा तो इधर माइनस है तो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 17 और 5 22 क्या y हमें क्या लेना है भाई, तो हमें बेस वैल्यू देखनी है इसमें, बेस वैल्यू अगर कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कटेगा 6 बार में और ये 2 से कटेगा कितने 11 बार में, तो कितना आया तो 6x बराबर 11y। और क्या करेंगे हम x यहाँ रेशियो ले लेते हैं, हमसे मान पूछा है परसेंटेज का, या तो क्या ले लेंगे रेशियो ले लेंगे। हमें बेस वैल्यू क्या लेनी है भाई, तो बेस वैल्यू हमें लेनी है x की, तो हमारा x नीचे रहेगा, तो यहां हम ऐसे कर लेते हैं, तो x y का हम मान निकाल लेते हैं, तो x बटे y ये 11 वही रहेगा और नीचे क्या चला जाएगा 6। तो हमसे क्या पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी कि हमें बेस वैल्यू x को लेनी होगी। तो बेस हमारा x क्या है 11 है, तो नीचे क्या आएगा 11 है, और y हमेशा ऊपर लिया जाएगा क्योंकि उससे तुलना की जा रही है, तो y हमारा ऊपर रहेगा। तो कितना y का मान है, y का मान है 6। इसको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100%। अगर कटेगा यहाँ पे तो काट देंगे, नहीं तो गुणा करके भाग दे देंगे और सीधे हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो 600 बटे 11%, 11 पचे 55 और फिर यहाँ क्या बचा भाई 60 में से 55 घटाएंगे 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 50। तो 11 चौक 44 और 44 और 6 क्या बचेगा शेषफल बचेगा, तो शेषफल ऊपर लिखेंगे और क्या 11%। तो कितना आया 54 सही 6 बटे 11, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी सवाल, ये बार बार एसएससी जीडी में आते रहते हैं भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी आ रहे हैं। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। इसको आप पहले ये देख लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदल के लिखते हैं। तो 40% दिया है, तो 40% मतलब बटे में 100, काट देंगे इसको, कितना बार जाएगा 20 से काटेंगे 2 बार में और ये 5 बार में। तो हमारी जो वास्तविक ये जो बेस वैल्यू होती है यही हमारी क्या कहलाती है, वही संख्या जो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 हमारा बेस वैल्यू है और ऊपर क्या दिया है 2, ऊपर ये जो नंबर आता है यही इसमें परिवर्तन आता है, यानी परिवर्तन कहने का मतलब कि जो भी परिवर्तन हो या फिर वो बढ़े या फिर वो घटे, यही परिवर्तन कहलाता है। तो ये 5 ये हमारी बेस वैल्यू है और ये क्या है 2। तो यहां आप सवाल में पढ़ेंगे यदि संख्या 40 में 40 ये जो हमारा भाई यहाँ बेस वैल्यू ये हमारी मेन वैल्यू क्या है 40 और यहाँ जो परसेंटेज में हमारी वैल्यू है ये 5, ये दोनों आपस में क्या होगी सेम होंगी। ये केवल ये हमारा डाटा जो दिया है ये हमारा रेशियो में दिया है और ये मेन वैल्यू दी है। तो 2/5, तो 2 यहां हम लिख लेते हैं, कितना आया 2/5। ये हमारा 5 किसके बराबर है 40 के बराबर है, तो 40 इसके क्या है बराबर है, तो देख लेंगे कितने गुने के बराबर है, तो 8 गुने के क्या है भाई ये बराबर है। तो हमसे पूछा कि वह संख्या बताइए जो ये चेंज लाया है तो वो कितनी संख्या है। तो 40% की वृद्धि की जाती है, 5 का 40% निकालेंगे तो 2 आएगा, 5 का 40% निकालेंगे तो 2 आएगा। यहां निकाल के आप देख सकते हैं 2/5 गुणे 40, 40 का मतलब बटे 100। ऐसे नहीं, 5 का 40%, 5 का 40% कितना आएगा भाई 2 आएगा। यहां से आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 से 2 बार में और ये 4 2 बार में, कितना आ गया 2। वही मैं कह रहा हूं क्या कि 5 का 40% ही 2 कहलाता है, यानी कि जो 40% की वृद्धि हुई है वो हमारी वैल्यू में कितना हुई है, तो 2 हुई है, ठीक है। कितना हुई है 2 हुई है, जो कि यहाँ लिखी गई है। तो ये यदि जो हमारी बेस वैल्यू है वो 8 गुने के बराबर है तो हमारी जो चेंज वैल्यू आई है वो भी कितने गुने के बराबर होगी, तो 8 गुने के बराबर होगी। तो 8 दूनी के कितना आएगा भाई 16, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। या फिर आप इसको x मान के भी लगा सकते हैं, क्या x मान के भी लगा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं।
कोई संगीता नाम की लड़की है, उसके मासिक वेतन में यदि परसेंटेज में वृद्धि की जाती है 3.2/3%, तो जो उसके वैल्यू में परिवर्तन आया है कितना, तो 132 रुपए अधिक मिलने लगे हैं उसको। तो संगीता की मासिक वेतन क्या है, इसको भाई फ्रैक्शन, हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से ही लगाते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से ही लगाएंगे। 3 सही 3/2, तो 3 3 के 9 2 11 बटे कितना आएगा 3, 11 बटे कितना 3%। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई, बटे में 100। परसेंटेज का मतलब हमारा होता है बटे में 100, यानी कि 1/100 कितना आएगा 11/300, 11/300। अभी पिछली सवाल में जो मैंने बताया था कि नीचे बेस वैल्यू होती है और ऊपर जो भी वृद्धि या कमी होती है वो ऊपर लिखी जाती है। तो ये जो 3 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, यही जो डाटा है किसके बराबर है, 11 के बराबर है। और ये जो हमारा बेस वैल्यू है 3, और यही क्या है, मेन वैल्यू हमारी होती है, क्या मेन वैल्यू हमारी होती है। तो ये जो हमारा यहाँ डाटा में जो परिवर्तन आया है कितना 11 का, जो क्या है भाई वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब हम क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। तो 300 पे 11 रुपए बढ़ गई है, 300 पे 11 रुपए बढ़ गई है। लेकिन यहाँ जो हमारा मेन वैल्यू है कितना बढ़ा है, तो 132 रुपए बढ़ा है। तो यही 11 किसके बराबर है, तो 132 के क्या है बराबर है। तो देखेंगे कितने गुने के बराबर है, या फिर यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसकी, 1 की वैल्यू निकालेंगे। यदि 11 132 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा भाई, 132/11। 11 से इसको काटेंगे कितना, 11 में 11 2 बचा 11 दूनी 22, यानी हमारी 1 की वैल्यू क्या आई भाई 12 आई, क्या 12 आई। तो हमसे पूछा है कि संगीता का मासिक वेतन, मासिक वेतन मैंने बताया भाई क्या बेस वैल्यू जो हमारी होती है यही मेन वैल्यू होती है, क्या जो उसकी 100% वैल्यू होती है। तो उसका मासिक वेतन क्या होता है 100%। अगर हमसे पूछता कि ऐसे सवाल आगे आने की ज्यादा संभावना है कि उसकी जो बढ़ी हुई मासिक वेतन है वो अब कितना होगी, तो 300 + 11 कितना 311। तो हम यहाँ 311 का वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ हमसे नहीं बोला कि बढ़ी हुई वैल्यू, तो हमसे क्या पूछा है कि वही जो पुरानी उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है। तो उसका जो यहाँ डाटा में है, ये जो डाटा हमारा है कितना 300, तो ये यदि हमारा उसका जो बढ़ा हुआ वेतन है, जो उसका बढ़ा हुआ डाटा है, जो इंक्रीमेंट यहाँ हुआ है 11 का, ये किसके भाई बराबर है, तो ये 12 गुने के बराबर है। तो हमारा 300 भी किसके गुने के बराबर होगा, 12 गुने के बराबर होगा। तो 12 × 36 और 2 जीरो कितना 3600 रुपए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। या इसको भाई हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से निकालते हैं। 15%। तो 15% का मतलब क्या होता है भाई 15/100। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 3/20, है ना। तो वही हमसे बोला है कि जो उसकी ये जो मेन वैल्यू हमारी है बेस वैल्यू, ये क्या कहलाती है मेन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हमारा 20 है, 20 में पहले क्या हुआ कि इसमें अंतर हो गया। ठीक है, 20 में पहले क्या हुआ कि अंतर हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि 20 में फिर जोड़ हो गया। यहां लिखा है ना दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का। ठीक है, तो वही चीज है, 20 में पहले कमी हुई, फिर 20 में बाद में क्या हो गया योग हो गया। उसका बोला है कि सब बड़ी और छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करे। पहले कमी हुई है उसमें, तो 20 में 3 की कमी हुई तो कितना बचा 17 बचा। उसके बाद 20 में क्या हुआ कि उनका योग हो गया कि क्या 15% पहले 20 में कमी हुई, फिर 15% बाद में वृद्धि हो गई। तो 20 का 15% ही कितना है 3 है। 20 का 15% ही कितना है 3 है। पहले 20 में 3 की कमी हुई 17, और बाद में 20 में 3 का योग हो गया तो कितना हो गया 23। तो ये हमसे पूछा है कि छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो बताइए। छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो कितना आएगा भाई 17:3 या फिर 17/23। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। इजी सवाल है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है। वही भाई मैंने बताया बेस वैल्यू। बेस वैल्यू पे आप हमेशा ध्यान देंगे तो यहाँ क्या होगा कि गलती आने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो आइए देखते हैं, ए की आय बी से 40% अधिक है।
इसको आप ध्यान देंगे कितना 40%। तो 40% को बदलेंगे भाई तो 20 से भाग देंगे, ये 40/100 तो कितना आएगा 20 से भाग देने पे 2/5। या फिर ये बहुत अच्छा डाटा है, ये बार बार पूछा जाता है तो आप इसको याद कर लेंगे कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, तो उसके यहाँ अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे बी की आय से तो हमारा जो है कि तुलना किससे की जा रही है भाई, तो तुलना हमारी बी से की जा रही है, तो बी हमारा बेस वैल्यू कहलाएगा जो कि नीचे है। क्या है, नीचे है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम क्या, ए और बी। तो बी हमारा कितना है 5। यदि बी से 40% अधिक है ए, तो 5 का 40% कितना आएगा भाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7। ठीक है, कितना 5 2 7। फिर उसके बाद हमारा ये जो डाटा आ गया ये रेशियो में है और हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमें मेन वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहां बोला कि जो हमारा सेकेंड लाइन है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है। तो आप यहां से बताएंगे भाई कि इसमें बेस वैल्यू क्या होगी। तो इसमें बेस वैल्यू हमारी ए होगी जो कि हमेशा नीचे लिखी जाएगी। तो ए कितना है 7 और बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है भाई, तो ये जो कम है कितना कम है 2 कम है। ठीक है, तो ऊपर 2 लिखेंगे और परसेंटेज में बदलना है हमें, तो 200/7 भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचा, तो 7 8 56, 7 8 56। एक ही इसमें ऑप्शन दिया है 28 वाला, तो कितना आएगा 56 और 4 60/7%, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो वे सामान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। कोई हम लोग पेट्रोल भराने जाते हैं तो कभी देखेंगे कि क्या होता है कि पेट्रोल में वृद्धि हो जाती है, पेट्रोल में वृद्धि हो जाती है, लेकिन हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, पेट्रोल कम लेने पड़ते हैं, है ना। तो वही ये सवाल है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह सामान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये नहीं कि 25% की वृद्धि हो रही है तो हम अपना खपत 25% ही कम कर देंगे, ये भाई हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं CGS HSL MTS, उसमें क्या करता है कि अच्छा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन 25% इसमें डाल देगा। तो कोई सोचेगा कि लड़के सोचते हैं कि 25% जब बढ़ गया तो हम 25% क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, लेकिन गलत हो जाता है भाई। तो यदि यहाँ अपने सवाल पे आते हैं, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, प्राइस, और यहाँ कंजम्पशन खपत, या फिर सॉरी एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ही होगा। कितना है भाई 25%, क्या 25%, 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/4। यह हमारा पहले जो था और जो अब है, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं। पहले क्या था भाई, ये जो हमारा क्या है बेस वैल्यू, ठीक है, इसी को हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पे पहले हमारा 4 था, क्या था 4, तो इसमें जो पेट्रोल का कीमत था पहले 4 था, क्या था 4 था, पहले 4 था। लेकिन क्या हुआ कि पहले 4 रुपए था, लेकिन हुआ यूं कि उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। अभी पहले मैंने भाई निकाल के इसको दिखाया था, तो 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी पहले 4 था तो 25% बढ़ के, तो 4 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 5, तो अब कितना है 5। तो जब हम कंजम्पशन यानी खपत निकालते हैं तो इसके क्या होता है भाई, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप ऐसे समझिए कि यदि हम 4 रुपए में वही 4 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे थे 5 लीटर, तो अब उसकी कीमत 5 बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा
तो हम 5 की जगह 4 लेंगे। तो यही वहां यहाँ है कि यदि हम पहले 4 रुपए में 5 ले रहे थे तो अब 5 रुपए में कितना लेंगे, 4 लेंगे। कितना लेंगे भाई, 4 लेंगे। पहले 4 रुपए उसका दाम था तो हम 5 लीटर ले रहे थे, लेकिन अब उसका दाम 5 रुपए हो गया तो कितना अब हम ले रहे हैं, तो 4 ले रहे हैं। तो अब यही हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति को खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो 5 से कितना हो गया भाई, अब 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितने की कमी की है, 1 की कमी की है। तो इस पे बेस वैल्यू हम क्या लेंगे, तो बेस वैल्यू हम ये लेंगे भाई कि देखेंगे किस पे कमी किया है, किस पे कमी किया है। तो वो 5 पे किया है, पहले 5 था अब 4 है। तो किस पे कमी किया है भाई, 5 पे किया है। तो 1/5 इंटू 100%, काटेंगे कितना 20 बार में, तो कितना हो गया भाई 20%। कितना 20% उसको क्या करना चाहिए, यहाँ माइनस लगाए, माइनस ऋणात्मक नहीं है, माइनस का मतलब ये होता है कि कमी। यदि यहाँ प्लस लिखा जाएगा तो उसका आप मतलब ये समझिएगा कि वृद्धि। तो उसे क्या करनी चाहिए, 20% की कमी करनी चाहिए। यही हमसे पूछा था कि खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ऐसे सवाल आते हैं कि एक ही डाटा दिया रहता है कि पहले 5% की वृद्धि की जाती है या 5% की कमी की जाती है, उसके बाद 5% की कमी की जाती है और 5% की वृद्धि की जाती है। ऐसे समझिए कि कोई भी सवाल जैसे दिया रहता तो उसमें दिए, जैसे यही सवाल दिया है कि पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की कमी कर दी गई। तो ऐसे सवालों में भाई आप कैसे लगाएंगे, तो इसका जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, -x²/100, -x²/100। माइनस ये दर्शाता है कि आप पहले कमी करें या वृद्धि करें या वृद्धि करें या फिर कमी करें, हमेशा डाटा हमारा कम ही आएगा, उस डाटे में हमेशा कमी ही आएगी। इसीलिए माइनस दिखाया है कि हमारा वृद्धि नहीं होगा। तो हमारे वृद्धि वाले क्या हो गए, ऑप्शन खत्म हो गए। यहाँ दिया कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी डाटा डालने के लिए दे देता है भाई, जैसे ये दिया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं कोई सामान हम खरीद रहे हैं, उस पर 20% की छूट मिल रही है, लेकिन अब उस पर 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है कि लिख देंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या इसका फार्मूला है, -x²/100। तो -x² क्या है भाई, 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 400 और बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4। यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस का मतलब ये होता है कमी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। या फिर भाई इसको ऐसे लगाएंगे कि क्या 20 - 20, उसके बाद भाई क्या कमी हो रही है, तो -20 × 20/100। 2 0 से 2 0 कटा और -20 + 20 खत्म हो गया, तो 2 दूनी के 4, कितना आया, 4%। माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, तो 4% की कमी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कमी में समतुल्य परिवर्तन क्या है। वही है सवाल भाई, बार बार आते रहते हैं, डाटा बदल बदल के 3 छूटें दी रहती है और हमसे एकल छूट पूछ लेता है। 3 छूटें दी रहती है, जैसे ये दिया है 5%, 10% और 20%, और हमसे क्या पूछ लेता है, एकल छूट, यानी कि तीनों को मिलाकर एक छूट क्या होगी। तो इसको भी लगाएंगे भाई। क्या ऐसे सवाल हम बहुत किए हैं पहले। तो देखेंगे 5 और 10, 5 और 10 का निकालते हैं, तो 5 + 10 + 5 × 10/100। 0 से 0 कट गया और ये कितना है, 10 5 15, और इसमें भाग देंगे तो भाई कितना आएगा, 0.5। तो 15.5 हो जाएगा। कितना, 15.5। और एक और डाटा दिया है क्या, 20 दिया है, तो 20 का भी निकाल लेते हैं। 15.5 + 20 + 15.5 × 20/100। 0 से 0 काट देंगे और 2 पंजे 10, तो 20 और 15 35, 35.5, 0.5 और प्लस 5 से इसमें भाग देंगे भाई 155 में, तो कितना आएगा, 31, और एक अंक पे दशमलव।
35.5 प्लस 3.1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 38.6। 38.6 यह हमारा बटे में डाटा बटे में दिया है। क्या दिया है? बटे में दिया है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं भाई 38 और प्लस ये हम लिख देंगे 0.6। 0.6 का मतलब क्या होता है? 0.6 का मतलब यदि हम 6 लिख रहे हैं तो एक अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे क्या लिख देंगे? एक के बाद एक 0। 6/10 इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो ये 3 बार में कटेगा 2 से, और ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो कितना आ गया भाई 38 प्लस 3/5। 38 प्लस 3/5। ये जो प्लस दिया रहता है बीच में, ये जो प्लस दिया रहता है बीच में, इसको हटाकर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 38 सही 3/5। या फिर आप गुणा और जोड़ के देख लीजिएगा, आंसर आएगा कितना? इतना ही। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 रुपए मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? इसमें हमारा बचत दिया है तो हम बचत ही निकाल लेते कि वो कितना बचाता है। ठीक है, तो उसकी कोई आय रही होगी मासिक, उसकी आय रही होगी मासिक, कितनी हम मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद ये कहा है कि 15% किराए पर खर्च करता है। यदि 15% किराए पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? हमने बचत निकालना है भाई। यहाँ मासिक ये बचत दी है तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए सवाल लगाएंगे। यदि बचत दी है तो हम उधर भी बचत निकालेंगे। ठीक है, तो 15% किराए पर खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा? तो बचाएगा 85%। 85% का क्या मतलब है? 85/100 इनटू, उसके बाद 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो 75% अन्य खर्च पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है उसमें से? तो उसमें से हमारा 25% बचा रहा है, यानी 25/100। ये जो हमारी बचत है ये किसके बराबर है? तो ये हमारी बराबर है 1700 के। किसके? 1700 के बराबर है। यहां से हल करते हैं भाई। 5 से काटेंगे ये 17 बार में, और ये किस बार कितने में? 20 बार में। 25 चौका 100। 17 को 1700 से काटेंगे कितना? 100 बार में। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा? ये बटे में है, इधर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 यानी 80। 80 में 100 का गुणा करेंगे भाई, कितना आएगा? 8000, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। तो आगे बढ़ेंगे। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर 4335 रुपए बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वही सवाल है जो अभी पिछली सवाल लगा चुके हैं, केवल हम बचत पे ध्यान देंगे। सेम यही सवाल है, केवल कहने का उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद 15% घटा, वहां भाई हम शेष निकाले थे, यहां जो बचा है वो निकालेंगे। यदि किसी संख्या का, कोई संख्या हम क्या ले लेते हैं? x। यदि x का 15% घटाने के बाद यदि हम 15% घटा दे रहे हैं तो बचेगा कितना? तो 85% बचेगा। 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 85। तो 85% बचा है तो 85% को क्या लिख सकते हैं? 85/100। 85/100। उसके बाद पुनः 25% घटाने पे 25% घटाए हैं तो कितना बचेगा भाई? तो बचेगा हमारा 75 यानी 75। और उसके बाद कितना? 75% यानी 75/100। ये जो हमारी बचत है ये किसके बराबर है? तो ये जो हमारा डाटा दिया है कितना? 4335, यही इसके बराबर है 4335। उसके बाद हल करते हैं भाई। 17 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 17 बार में, और इसको काटेंगे कितना? 20 बार में। और ये 25 3 75, 25 चौके 100। उसके बाद 17 से काटेंगे पहले 3 से काटेगा। 4 3 7, 7 3 10, 5 15, हाँ कट जाएगा। तो 3 से यहाँ काटते हैं। 3 से काटेंगे कितनी बार में भाई? तो 3 से इसको जब हम काटेंगे तो एक बार में यहाँ 13, तो 3 चौके 12, फिर 13, 3 चौके 12। उसके बाद कितना बचा भाई? 5 3 5 15, 1445। और यहाँ x 17 दिया, 17 से भी कट जाएगा। 17 8, हाँ ये कट जाएगा भाई 8 बार में, और यहाँ और ये बचेगा कितना? 8। तो 17 5 85, 17 5 85। ठीक है,
तो ये ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है। इसको लिख लेते हैं x बटे 20 चौक का 80 बराबर ये कितना है भाई 85 यानी 85। तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इसमें कहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 10 और 8 पंजे 40 और 8 64, 64 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 68 यानी 6800। तो उसका वास्तविक मूल्य जो है कितना है 6800, जो कि हमारा ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4332 मतों से बहुमत निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया है भाई, कोई नेता है, यहाँ कोई नेता है जो कि 58% मत प्राप्त करता है। जब वो 58% मत प्राप्त करता है तो वो क्या करता है कि जो उसका जो प्रतिद्वंदी था, यानी जो उसका विपक्ष का नेता था, उसे क्या करता है कि 4032 मतों से निर्वाचित हो जाता है ना। 4032 मतों से निर्वाचित हो जाता है, यानी जीत जाता है। कब जीत जाता है, जब वो 58% मत प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो हमारा जीता प्रत्याशी है वो कितने परसेंट मत पाया 58%। तो जब हमारे चुनाव होते हैं तो उसमें जो वैध मत होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं भाई, तो वो होते हैं हमारे 100%। 100% में से जो जीता है हमारा वो कितना पाया है 58% यानी 58%। कितना 58%। तो जो हारा होगा भाई वो तो भी कुछ ना कुछ वोट पाया होगा, तो परसेंटेज में कितना पाया होगा, तो ये जितना छोड़ा है वही पाया होगा। तो ये 58% पाया है, यानी कि 100 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 42। यानी कि जो हमारा हारा हुआ प्रत्याशी है, जो उपविजेता है, वो कितना मत पाया, तो 42% मत पाया है। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा दिया है कि 4332 मतों से विजयी हो गया। जब दो उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला होता है, यहाँ जो हमारा परसेंटेज में हुआ है तो एक 58% है और एक 42% है। इन्हीं दोनों के जो बीच में हार जीत का अंतर है, इन्हीं जो 58% और 42% है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, हार जीत का अंतर है। तो यही जो हार जीत का अंतर है वो मतों में कितना दिया है भाई, तो 4032 मत दिया है कि इतने से वो क्या किया है, जीत गया है। किससे, हारे हुए प्रत्याशी से। कितना 4032 मतों से। तो यहां हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में हमारा कितना है दोनों के हार जीत के बीच का अंतर। तो 58 में 42 घटाएंगे भाई तो कितना आएगा 16 आएगा, 16%। यानी कि जो हमारा जीता हुआ प्रत्याशी है वो हारे हुए प्रत्याशी से 16% अधिक मत प्राप्त करता है। तो यही 16% जो अधिक मत प्राप्त किया है वो किसके बराबर है, तो 4032 मतों के बराबर है कि यही जो हमारा बहुमत निर्वाचित हुआ है। तो 16% किसके बराबर है, तो 4032 के ये बराबर है। तो यहाँ 1% का हम मान निकालेंगे, तो 1% का जब निकालेंगे तो इसके बटे में चला जाएगा। तो 4032 बटे 16 भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80 और यहाँ 3 बचा, फिर 16 दूनी 32। यानी कि जो 1% का मान है वो किसके बराबर है भाई, 252 के बराबर है। तो हमसे ये पूछा है कि हमें ये बताइए कि उस चुनाव में टोटल वोट कितने हैं, यानी कि जो टोटल वैध मत हैं, जो डाले गए मत हैं वो कितने हैं। तो वो हमारे भाई कितने हैं, 100% है। यदि 1% का मान 252 है, हमसे 100% का मान पूछा है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि 1% में 100 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 252 में भी क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 2 जीरो यहाँ बढ़ गया, तो कितना आ गया 25,200। कितना 25,200। जो टोटल मत थे हमारे चुनाव में वो कितने हैं 25,200। तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इसको भी भाई इसको भी हम लगाते हैं दो तरीकों से। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
ये हमारा हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ दिया कि लंबाई में 15% की कमी होती है, यानी कि लंबाई कुछ ना कुछ रही होगी पहले, उसमें क्या किया जाता है कि उसमें बाद में 15% की कमी कर दी जाती है। तो यहाँ फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/20। 15% को बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/20, क्योंकि 15/100 और 5 से काट देंगे तो 3/20। और चौड़ाई हमारी कुछ ना कुछ रही होगी, उसमें 10% की बाद में वृद्धि कर दी जाती है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/10। कितना, 1/10। तो आते हैं अपने सवाल पे। तो हमारी जो सवाल है क्या बोला है कि हमारी जो लंबाई है वो पहले 20 थी, उसमें बाद में 15% की कमी यानी कि 3 की कमी कर दी गई। किसकी, 3 की कमी कर दी गई। तो पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 20, और बाद में 3 की कमी कर दी गई तो कितनी हो गई, 17। उसके बाद पहले हमारी लंबाई 10 थी, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा, यानी कि बाद में 11 हो गई। तो पहले 10 थी और 1 बढ़ के बाद में क्या हो गई, 11 हो गई। तो यहाँ देखेंगे भाई 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 200। यहां से हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। कितना हो गया 20 का गुणा 10 में करेंगे, ये क्षेत्रफल निकालते हैं हम सीधे, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ही पूछा है, तो 20 दहा में 200। और उसके बाद भाई 17 गुणा 11 में करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 एक 18, यानी 181। कितना, 181। यहां हमसे क्या पूछा है भाई, कितनी कमी हो गई। तो पहले 200, उसका जो पहले का क्षेत्रफल था वो 200 था, लेकिन बाद में वो कितना हो गया, 181 हो गया। तो कितना कम हुआ भाई, 200 में से घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 9। और इसके बाद यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 गया, कितना, 1। और किस पे कमी हुई है भाई, तो 200 पे क्या हुई है, इसकी कमी हुई है। तो नीचे क्या रहेगा, 200 और इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, सॉरी यहाँ 17 रहेगा, क्या, 17। तो यहाँ जब कमी होगी भाई तो किसकी कमी होगी, तो यहाँ हमारी कमी होगी 13 की। किसकी, 13 की। 13 की क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि 200 में से 187 घटाएंगे कितना होगा, 13। तो 2 का भागा 13 में देंगे तो कितना आएगा, 6.5। 6.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि 200 से 187 हमारा क्षेत्रफल रह गया तो कमी ही होगा। तो कितना, तो 6.5 की कमी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त करता है। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। ये भाई ये देखने में तो परसेंटेज का लग रहा है, लेकिन आप इसको कैसे लगा सकते हैं, तो आप इसको एवरेज से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो उसका पहला जो पेपर देता है 200 का, तो उसमें कितने नंबर आते हैं, तो उसके इसके 40% क्या आते हैं, नंबर आते हैं। क्या आते हैं, 40% नंबर आते हैं। ठीक है, बाद में जब दूसरा पेपर दिया वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या करता है कि कुल मिलाकर पहला और दूसरा दोनों पेपर मिलाकर उसने कितने अंक प्राप्त किए भाई, तो उसने अंक 60% अंक क्या किए, प्राप्त किए। कितना, 60% अंक प्राप्त किए। जब वो 60% अंक प्राप्त किया भाई, तो ये दोनों में प्राप्त किया। यहां लिखा है ना कि यदि ये विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त होता है, यानी कि 2 पेपर में उसने क्या किया है, 60% अंक प्राप्त किया है। तो ये जो 60% दिया है ये किसका दिया है भाई, तो ये 2 पेपर का दिया है, यानी कि 2 पेपर का एवरेज दिया है। तो हम जब संख्या निकालते हैं तो जितनी संख्याएं हमारी दी रहती हैं, जितने संख्याओं का एवरेज दिया रहता है, हम उतनी ही संख्याओं का क्या कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी 2 संख्याओं का एवरेज है, तो 2 संख्याओं से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 छक्का 12, यानी 120%। दोनों पेपर में मिलाकर उसने क्या किया है कि 120% अंक प्राप्त किया है। दोनों पेपर में मिलाकर उसने 120% प्राप्त किया है। तो यदि पहले में 40% अंक प्राप्त किया तो दूसरे में कितना किया रहा होगा भाई, तो आप देखते ही बता देंगे कितना, 80%। कितना, 80%।
कैसे बताएं कि 120 जब दोनों में प्राप्त करेगा और इसने पहले में वो प्राप्त कर चुका है कितना 40%, तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 120 में 40% घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 80%। कितना 80%, जो कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। यदि आप इसको एक्स फैक्स मान के लगाएंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा और हमें मानने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे और हमारा उत्तर सेकंड में निकल के चला आएगा। तो आगे बढ़ेंगे भाई। आज की ये जो हमारी लास्ट सवाल है, ये जो 12वीं या 13वीं सवाल कराए थे सेम वही सवाल है। सेम क्या है वही सवाल है। बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ये दिया है दो उम्मीदवारों के बीच जब दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो हमारा विजेता है वो कितना प्राप्त किया है? 64% मत प्राप्त किया है। जब वह 64% मत प्राप्त किया तब क्या हुआ कि वो 4340 मतों से विजयी हो गया। जब वह, यहां लिख लेते हैं कि जो हमारे अभी पहले लगाया था ना भाई, क्या कि जो टोटल मत होते हैं वो कितने होते हैं? 100%, यानी 100%। जो विजेता है वो कितना अंक पाया? तो 64% मत पाया है उसने। तो हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाएगा? तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 36। 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36%। यानी कि जो हमारा उप विजेता है वो 36% पाया और जो विजेता है वो कितना पाया? 64% पाया। तो इसी 64 और 36 के बीच में हमारी लड़ाई है कि जो हारा है वो 36% पाया है और जो जीता है वो 64% पाया है। तो इन्हीं जो हार जीत का फैसला है वो कितने का है? तो वो 4340 यानी 4340 का है। तो यहाँ परसेंटेज में हम देख लेते हैं कि कितना इन दोनों के हार जीत में अंतर है परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज का निकाल लेंगे और हमारी मेन वैल्यू जो दी है 4340, ये हमारा टोटल इन दोनों के हार जीत का फैसला है। तो हमें यहाँ से इन दोनों के बीच का परसेंटेज और इन दोनों के बीच का मत के बीच हमारा संबंध पता चल जाएगा। तो उसी से हम निकाल लेंगे कि पूरे टोटल वोट कितने डाले गए थे। तो 64 में से 36 घटाएंगे भाई तो कितना बचेगा? 8। और ये कितना बचेगा भाई? तो बचेगा हमारा कितना? 2। 28%, 28%। यही 28% से क्या किया है कि इसने हरा दिया है उपविजेता को। इसने, यानी कि जो जीता है वो 28% मतों से हरा दिया है। यहाँ 28% से हरा रहा है और यहाँ 4340 मतों से हरा रहा है। यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे भाई? दोनों आपस में बराबर होंगे। कितना? 4340 और 28%। यहाँ से भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत से छात्र क्या करेंगे कि पहले 1% का निकालेंगे फिर 100 में गुणा कर देंगे, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। आप क्या करिए कि आप इस 100 कैसे बना सकते हैं? तो पहले आप 28 को देखिए कि हम ऐसा क्या बनाएं कि उसमें गुणा करके हम 100% बना सकते हैं। तो ये हमारा 28% भी 7 से कट रहा है और ये भी हमारा 7 से कट रहा है। तो 7 से काटेंगे 4% और ये काटेंगे इसको 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 और 0 कितना आ गया भाई? 620। 4% का मान हमारा कितना आया? 620। तो हमें कितना लाना है? 100% का मान हमें लाना है। तो 4 को हम क्या 100% बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। यदि 4 में हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यदि हम परसेंट में 25 का गुणा किए हैं तो इधर भी किसका गुणा करेंगे? 25 का गुणा करेंगे। तो 25 चौक का 100 इधर हुआ तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का गुणा 0 में करेंगे 0, 25 दूनी 50, 50 0, 25 छक्का 150 और 150 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 155। 155। जो हमसे पूछा था कि टोटल वैध वोट कितने थे, तो हमारा वही टोटल वैध वोट निकल के आया कितना? 15,500। कितना? 15,500। तो आज का सेशन भाई हमारा यही समाप्त होता है और इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में और लाभ हानि और डिस्काउंट जो भी हमारा सवाल उसमें टॉप 15 या टॉप 20 जितने क्वेश्चन टाइप के बन सकते हैं हम बनाएंगे आपके एसएससी जीडी की जो परीक्षा चल रही है उसके बारे में। तो आज का सेशन भाई हम यहीं समाप्त करते हैं।
तो जय श्री राम।